हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मनी। इस वीडियो में हम लोग इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं, जो बिहार एसएससी, बीएसओ और एसएसओ के लिए है और यह रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। देखते हैं, ये 16वां सेट है, इस बुक का अंतिम सेट है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अहमद, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो एक से अधिक होगा, इसमें आगे दिया होगा ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ये नहीं, 1 और 4 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 और 4 मतलब हिदायतुल्लाह जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने, और शंकर दयाल शर्मा ने, इन दोनों ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा। जो एम हिदायतुल्लाह थे, यह इनका जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल था यह 1979 से लेकर के 84 तक था, और एम हिदायतुल्लाह यह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम एवं एकमात्र न्यायाधीश हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पदभार ग्रहण किया था। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वह 87 से लेकर के 1992 तक था। साथ ही संविधान के जो अनुच्छेद 63 है, इसके अंतर्गत भारत के एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है, यह अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। इसका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, और राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यह संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस प्रस्ताव की जो सूचना है यह राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए, तथा प्रस्ताव के सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। वही जो आर्टिकल 53 है, इसके अकॉर्डिंग संघ में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और जो अनुच्छेद 74 होता है, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की जरूरत होती है, जिसका प्रधानमंत्री होते हैं। और अनुच्छेद जो 13 है, इसमें मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियों का निषेध करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, यह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो अनुच्छेद 85 है, उसके क्लॉज 2 का जो खास सब क्लॉज है, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। और लोकसभा का विघटन 2 कारणों से हो सकता है। यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो, और यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा में विघटित करने का निर्णय करे। वहीं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 1 साल का होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति यह लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है। साथ ही याद रखेंगे, एक होता है लोक लेखा समिति, जिसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 जो होते हैं लोकसभा से लिए गए रहते हैं, और 7 सदस्य इसके राज्यसभा से होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति जो होती है, इसमें 30 सदस्य पूरे के पूरे लोकसभा से होते हैं। और जो लोक लेखा समिति है, इसको लघु लोकसभा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं?
तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा से। त्रिपुरा से लोकसभा के 2 सदस्यों का निर्वाचन होता है और त्रिपुरा से राज्यसभा में मात्र 1 सदस्य का निर्वाचन होता है। वहीं 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे त्रिपुरा जो है बांग्लादेश एवं म्यांमार की नदी घाटियों के बीच में स्थित है और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथ ही इसकी जो सीमा है यह असम और मिजोरम के साथ लगती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह आर्टिकल 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश दिया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से शुरू किया था और पंचायती राज व्यवस्था का जो शिल्पी वास्तुकार है यह बलवंत राय मेहता को माना जाता है। साथ ही याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। वहीं भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है इसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है और अनुच्छेद जो 48 है इसमें कृषि और पशुपालन के संवर्धन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने का प्रावधान किया गया है और जो अनुच्छेद 51 है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो संविधान में यह भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो है यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में किया गया था? तो यह किया गया था 1989 के आम चुनाव में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले मताधिकार की वोट करने की जो उम्र थी यह 21 साल थी जिसे 1989 को 61वें संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष यानी जो स्पीकर होते हैं अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर दोनों तरफ हो, तो जब टाई हो जाता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सामान्यतः मतदान नहीं करते हैं लेकिन जब बराबरी की स्थिति होती है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं और स्पीकर जो होते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लेकिन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है उसका आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी निम्न में से कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है वह एकांका गुहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रेणी तथा हिमालय के बाद दूसरी ऊंची नवीन पर्वत श्रेणियों में शामिल है और इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है एकांका गुहा है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो जो जोजिला दर्रा है यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर कारगिल एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। साथ ही याद रखेंगे कि एक सड़क सीमा संगठन है जिसका नाम है सीमा सड़क संगठन। इसका स्थापना 1960 में किया गया था जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ पे आसपास के एरिया में बॉर्डर एरिया में सड़क का निर्माण करता है। और जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा और जेलेपला का जो निर्माण है यह तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। बुर्जिल दर्रा जो है यह श्रीनगर में गिलगित की चोटी है और बनिहाल दर्रा यह जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, याद रखेंगे। और शिपकिला दर्रा जो है यह शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। साथ ही एक तुजू दर्रा है, जो तुजू दर्रा है यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। नेक्स्ट है इसमें झील दिया हुआ है
और उसकी अवस्थिति वाले स्टेट का नाम दिया हुआ है। मिलान करना है कि अष्टामुडी जो झील है यह केरला में है, वैसे ही पुलिगढ़ झील यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में हो जाएगा, तो ऑप्शन में तमिलनाडु है, ये हो जाएगा। रूपकुंड जो झील है यह उत्तराखंड में है। उसके बाद जो सूरज कुंड है यह हरियाणा में है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वह चिल्का झील हो जाएगी, उड़ीसा की, जो खारे पानी की एक लेगून झील भी है। और भारत में सबसे मीठे पानी का जो झील है वह वुलर झील है, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और सांभर झील जो है यह बालसन का डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। वैसे ही उकाई जलाशय है एक, जो गुजरात में है, यह ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है यह सतलुज नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह सतलुज नदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है और इस पर निर्मित बांध जो है विश्व के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना पर स्थित जो बांध है यह विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध है। और इस परियोजना से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को लाभ होता है। और इस बांध के पीछे निर्मित झील जो है उसको गोविंद सागर कहा जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्थल दिया हुआ है मिलन स्थल और नदियों का संगम का नाम दिया हुआ है। तो जो पहला है रुद्रप्रयाग, तो जो रुद्रप्रयाग है ये यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है, तो ऑप्शन इसका दो इसका मिलान हो जाएगा। उसके बाद जो नंदप्रयाग है, तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। अगला है कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। और जो देवप्रयाग है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलती है और दोनों के मिलने के बाद इसका नाम आगे गंगा पड़ जाता है। साथ ही याद रखेंगे अलकनंदा एवं मंदाकिनी, या इसको मंदाकिनी को काली गंगा भी बोलते हैं, इसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। और गंगा नदी का जो नाम है यह गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो है वह डेविस जल संधि है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह ग्रीनलैंड यानी डेनमार्क को बेफिन द्वारा कनाडा को अलग करती है। अगला है, साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि जो जल संधि होती है यह दो अलग अलग जल राशि को जोड़ती है और दो स्थल खंड को अलग करती है। जो जिब्राल्टर जल संधि है यह भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां जो वन होते हैं वह सदाहरित वन होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वह 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और औसत वार्षिक तापमान जो होता है वह 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और शुष्क मौसम कम अवधि के लिए होता है। और इन्हें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति भी बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है और मानचित्र पर वर्षा का वितरण जो है इसको बोलते हैं आइसोहाइट। सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा जो कराई गई थी यह वैज्ञानिक बी बान गुट ने करवाई थी। यह अमेरिका में करवाई गई थी, जो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा होता है। और जल वर्षा का जो मापन होता है वह रेन गेज नामक मशीन से किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे स्थिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह हो जाएगा सागरीय या महासागर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था यह टेंसले के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का जो पहला प्रयोग किया गया था यह टेंसले के द्वारा किया गया था और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। नेक्स्ट है, हाँ साथ ही ये भी याद रखना है कि एक है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण। तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण जो है यह कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है।
तो विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है यह वन झील में पाई जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की की वन झील है, यह टर्की में है, इसकी लवणता सबसे अधिक है। यहाँ पे जो लवणता है यह 330% है। और दूसरे नंबर पे आता है मृत सागर। मृत सागर की जो लवणता है यह 238% है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है और लवणता जो होती है साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा थेलुबोमत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो जो छाया कठपुतली थिएटर है परंपरा यह थेलुबोमलता यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में इसे थेलुबोमलता, तमिलनाडु में बोमलतम, तमिलनाडु में इसे बोमलतम बोलते हैं। और ये कठपुतलियाँ बकरी की खाल चमड़ा से बनी होती है और ये दोनों तरफ से प्राकृतिक रंगों से रंगी गई होती है। गेगलू गोम्बे अट्टा एक होता है गेगलू गोम्बे अट्टा, यह जो होता है कर्नाटक का छाया चित्र होता है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा यह गेगलू गोम्बे अट्टा कर्नाटक का छाया नाट्य है। वैसे ही एक होता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में होता है उसको बोलते हैं चमादायचे बहुल्या, यह कठपुतली कला है, यह रत्नागिरी के क्षेत्र में होता है। वैसे ही एक उड़ीसा में होता है, तो उड़ीसा में जो होता है उसका नाम है रावण छाया। याद रखेंगे उड़ीसा में रावण छाया कठपुतली मंचन सबसे अधिक रोमांचक है। और केरला में जो होती है कठपुतली कला उसको बोलते हैं पाव कथकली। केरला में जो कठपुतली कला होती है उसको पाव कठपुतली बोलते हैं। और एक होता है पुतुल नाच, तो जो पुतुल नाच है यह पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कठपुतली कला है। नेक्स्ट है किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? क्या हो जाएगी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में औसत विकास दर जो रहा है सबसे अधिक रहा है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना थी पहली योजना थी जिसने दशकों से जारी व्यष्टि आर्थिक यानी सूक्ष्म आर्थिक नीतियों का आत्म परीक्षण किया था। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह गणना जो है नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। और दादा भाई नौरोजी की एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह 1901 में इनके द्वारा लिखा गया था। वहीं 1931-32 में BRRV राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। नेक्स्ट है भारत का योजना आयोग था। तो भारत का योजना आयोग जो था यह एक सलाहकार संस्था था। ऑप्शन बी हो जाएगा। केसी नियोगी के सिफारिश पर आधार पर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में जॉन मथाई के द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया। और योजना आयोग जो है एक संविधानेतर गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे और इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे यह गुलजारीलाल नंदा थे। वहीं 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली और MN रॉय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, केयर है और इकरा, यानी जो सभी है उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में जो क्रिसिल है, क्रिसिल का जो स्थापना है यह 1987 में किया गया था। क्रिसिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जो इकरा है तो इकरा का फुल फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं ICRA। इकरा का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वैसे ही केयर है तो केयर का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। जो इकरा है तो इकरा की स्थापना 1991 में और केयर की जो स्थापना है यह 1993 में की गई थी। केयर भारत में दूसरी सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और भारत में 7 भारत की क्रेडिट एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल है,
उसके बाद ICRA केयर है, ब्रिक वर्क रेटिंग है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, और एक है इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड एक्यूट रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यह मिले हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो मेहरगढ़ है वहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। और कृषि का जो प्रथम उदाहरण है यह भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। जो कुलडीवा है, तो कुलडीवा का संबंध जो है यह चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। वही मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते का जो कंकाल है यह बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। साथ ही दिया हुआ है कालीबंगा। तो जो कालीबंगा है वहां से भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था, जहां से संस्कृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और जो धौलावीरा है इससे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो हो जाएगा बोध गया। जो बोध गया है यह बौद्ध पवित्र स्थल है और यह निरंजना नदी पर स्थित था। 6 वर्ष के कठिन परिश्रम तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी दिन से वे तथागत हो गए थे। वहीं उरुग्वेला जो वर्तमान में बोध गया है वहां से बुद्ध सारनाथ है और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध की जो मृत्यु है यह 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, यह देवरिया कुशीनगर में हुई थी। यह चुंद के द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। साथ ही बौद्ध धर्म में जो प्रविष्टि होने की प्रक्रिया थी उसको उपसंपदा बोलते थे। नेक्स्ट है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण यह राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह राष्ट्रकूट कालीन शैली के मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी है। एलोरा का कैलाश मंदिर भारतीय कला में निर्मित अकेली सर्वोत्कृष्ट कृति ही नहीं है, अपितु प्रस्तर वास्तु का बेमिसाल उदाहरण भी है। वहीं वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा जाता है। एक था दत्तक सूत्र। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। और एलोरा एवं एलिफेंटा यह महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण यह भी राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध 1760 में। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 में, इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 1760 को याद रखेंगे, 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजी सेना सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था। और 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था। नेक्स्ट है भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में सर्वप्रथम कब प्रवेश किया था। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहले 1934 में प्रवेश किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। और एशली कूपर एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल आयोजित कराने का विचार प्रकट किया था। वहीं 1928 में कनाडा के बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन का भार सौंपा गया था। और यह खेल जो है 1930 में हैमिल्टन शहर कनाडा में आयोजित किया गया था। यानी भारत जो है यह दूसरी बार जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें प्रवेश किया था। साथ ही याद रखेंगे कि जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था यह इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आयोजित हुआ था। वहीं जो आने वाला है 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है यह ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे यह ग्लासगो में होगा। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है
या 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन को पहली बार 2012 में भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में नामित कर मनाया गया था और यह दिवस महान खिलाड़ियों के सम्मान में स्मरण करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के रूप में भी जानते हैं और उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान एवं पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो द ऑडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक जो हैं यह बराक ओबामा हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा की और भी पुस्तक है जैसे ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ऑफ द आई सिंग, उसके बाद है एक है अ प्रॉमिस्ड लैंड और एक है चेंज वी कैन बिलीव। यह सभी बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। साथ ही याद रखेंगे एक पुस्तक है हिंदुइज्म, इसके जो लेखक हैं नीरद चंद चौधरी और एक है मालगुडी डेज जो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। वहीं विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है इन इक्वल म्यूजिक और सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है द साइनेटिक वर्सेज और एक नयनतारा सहगल के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है रिच लाइफ अस। नेक्स्ट है ताशकंद निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो जो ताशकंद है यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एशिया के केंद्रीय भाग में स्थित एक देश है जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है और यहाँ के जो मूल निवास है यह उज्बेक नस्ल के हैं जो बोलचाल में उज्बेक भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही याद रखेंगे जो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी जो है यह हो जाएगा अशगाबाद, यह हो जाएगा अशगाबाद। याद रखेंगे अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का राजधानी है। उसके बाद कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान का जो राजधानी है यह हो जाएगा अस्ताना और उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है उज्बेकिस्तान जो है यह ताशकंद की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्रॉफी है और खेल दिया हुआ है, इसमें मिलान करना है। जो वर्धमान ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है तो यह वेट लिफ्टिंग हो जाएगा। लिफ्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी। उसके बाद है शीश महल ट्रॉफी, जो शीश महल ट्रॉफी है यह क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा और जो नेहरू कप है यह फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा और एक है राधा मोहन कप जो पोलो से संबंधित हो जाएगा। तो जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा, यानी वर्धमान ट्रॉफी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, नेहरू कप जो है फुटबॉल से, राधा मोहन कप जो है पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा देश नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम MPI में शामिल हुआ है। तो ये हुआ है यूक्रेन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक गठबंधन की जो स्थापना है यह 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यह ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट है चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है। तो यह शुरू हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच में। चीन और पाकिस्तान के बीच में सी गार्जियन दूसरा अभ्यास शुरू हुआ है और सी गार्जियन 2 जो है यह वुसोंग में सैन्य बंदरगाह पर आयोजित किया गया है। साथ ही याद रखेंगे भारत और नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण होता है, भारत और जापान के बीच में होता है यह वीर गार्जियन होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिंडेक्स होता है और भारत और म्यांमार के बीच में इम्बेक्स होता है। नेक्स्ट है कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन 2023 में किया गया। तो यह किया गया था नई दिल्ली में। याद रखेंगे नई दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन 2023 में किया गया और 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच यह आयोजन किया गया और फेस्टिवल में इंटरटेनमेंट फूड वॉक के लिए 200 कंसर्ट और उत्पादों पर भारी छूट भी दी गई थी और यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल है। साथ ही याद रखेंगे कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है यह हैदराबाद में स्थित है
और भारत का पहला जलमग्न सुरंग जो है यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत का जो प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है 2022 का आयोजन यह नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? तो जो ऑक्सीजन अणु होता है यह अणुचुंबकत्व को दर्शाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हजामती दर्पण जो सेविंग मिरर होता है वो क्या होता है? तो सेविंग मिरर जो होता है उसमें अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर होता है, और अवतल दर्पण का उपयोग जो है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब यह दर्पण के पीछे बनाने के लिए किया जाता है, जिससे हजामत बनाने में सुविधा होती है। और जो उत्तल दर्पण होता है इसका प्रयोग वाहनों के रियर मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में समूह जो दूसरा एक तत्व है उसको क्या बोलते हैं? तो आवर्त सारणी में जो सेकेंड एक का तत्व होता है उसको अल्काइल अर्थ धातु यानी क्षारीय मृद धातु बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अल्काइल अर्थ धातु, जिसमें शामिल होते हैं बेरिलियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एक होता है कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत संरचना किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत जो है यह जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल जो होता है यह ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है और यह एक रंगहीन गंध रहित चिपचिपा तरल होता है जो मीठे स्वादयुक्त एवं अविषैला होता है। नेक्स्ट, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट जो होती है यह ऊपर की ओर एक समान त्वरण से गमन करती है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। लिफ्ट में व्यक्ति का भार जब तब अधिक होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान त्वरण के साथ गमन करती है, और लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर गमन करने पर भारी अनुभव होता है और नीचे गमन करने पर हल्का अनुभव होता है। और लिफ्ट में जी त्वरण से होता है जो ऊपर गमन करने पर दोगुना भारी अनुभव होता है और नीचे गमन करने पर भारहीनता का अनुभव होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन और हीलियम को पहले आवर्त में रखा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य है क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है, और पहले आवर्त का सदस्य हाइड्रोजन है, यह अपवाद है। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ है किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार अपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि दर्पण की ओर जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर आपतित प्रकाश किरणें परिवर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। तो पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह 23 होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक जीवधारियों तथा पादपों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मच्छरों में गुणसूत्र जो होता है 6 होता है, घरेलू मक्खी में 12 होता है, मटर में 14 होता है, मक्का में 20 होता है, कबूतर में 80 होता है, तंबाकू में 48 होता है। इस प्रकार से निश्चित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर के जो
लवण होते हैं वो प्रायः नीले रंग के होते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह आनुवंशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है और मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है। तो ये होता है क्लाइफेंडर सिंड्रोम। ऑप्शन बी हो जाएगा क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। एक आनुवंशिक विकार क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। इसमें नर में एक या अधिक एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण जो होता है वो न्यूक्लियस में 47 और क्रोमोसोम जो होते हैं वह XXY के फॉर्म में हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुरुष प्रधान होते हैं, किंतु मादा लक्षण जो होता है गाइनोकोमेस्टिया अर्थात स्त्रीवत पुरुष वक्ष का वर्धन से ग्रसित व्यक्ति नपुंसक होते हैं। और एक डाउन सिंड्रोम होता है, इसमें जो होता है 21वां जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक जो गुणसूत्र होता है वह अधिक होता है। नेक्स्ट है शेविंग क्रीम की मृदुता को निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा संवर्धित किया जाता है? तो यह किया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शेविंग क्रीम जो होता है इसकी जो मृदुता होती है उसको पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा संवर्धित किया जाता है। और स्नान करने वाला साबुन या उच्च वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण होता है और साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्ल का, सभी साबुन जो उच्च वसीय अम्ल का पोटेशियम लवण ही होता है। और साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए उसमें इथाइल एल्कोहल में उबाला जाता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास कपाल कुंडला के लेखक हैं। तो जो कपाल कुंडला के लेखक हैं वह हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का सबसे चर्चित उपन्यास आनंद मठ है, जिसे आनंद मठ को 1882 में प्रकाशित किया गया था और इसी उपन्यास से भारत का प्रसिद्ध गीत जो है वंदे मातरम लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अन्य भी उपन्यास लिखा गया है, जैसे दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, ये सभी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल जो है इसमें कौन सा राज्य पहला स्थान पे है? तो 38वां राष्ट्रीय खेल है, इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा, यह पहले स्थान पे है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राज्यों में सर्वाधिक कुल पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं। महाराष्ट्र ने टोटल 201 पदक जीते हैं, जिसमें से जो 54 है यह गोल्ड है, स्वर्ण है, 71 जो है यह रजत है और 76 जो है यह कांस्य पदक है। और सर्विसेज को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति किसने विकसित किया है? तो शक्ति जो विकसित किया गया है यह IIT मद्रास और इसरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति श्री माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत स्वदेशी शक्ति सेमीकंडक्टर चिप को आइरिस नाम दिया गया है और शक्ति एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। शक्ति को डिजिटल इंडिया रिस्क 5 पहल जो है DIR 5 के तहत तैयार कराया जा रहा है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को किसे भारतीय निर्यात संगठन यानी FIEO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 1 अप्रैल 2025 को सुभाष चंद्र रल्हान जो है इनको भारतीय निर्यात संगठन महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सुभाष चंद्र रल्हान। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय निर्यात संगठन का महासंघ यह भारत में शीर्ष व्यापार संवर्धन का संगठन है, जिसका जो स्थापना किया गया था 1965 में किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म एकेडमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है यह लापता लेडीज को दिया गया है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। और आईफा 2025 में 10 पुरस्कार जीते हैं ये लापता लेडीज ने और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है किरण राव
इन्होंने भी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। लापता लेडीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अभिनेत्री नीतांशी गोयल ने जीता है और आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है यह बिहार में स्थापित किया गया है, पटना में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया है और भागलपुर में विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो हो जाएगा मुखिया और उप मुखिया दोनों पे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत के मुखिया और उप मुखिया को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के अंदर उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और मुखिया और उप मुखिया का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का होता है और मुखिया जो होता है यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट है नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का विस्तार किन राज्यों में है। तो नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र का जो विस्तार है यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। और यह संरक्षित क्षेत्र जो है 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यूनेस्को के द्वारा भारत के 3 माउंटेन रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसमें शामिल है दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला माउंटेन रेलवे। साथ ही छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है, पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था, इसको यूनेस्को ने 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वहीं भारत में 18 जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र हैं और भारत का जो पहला जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है वह नीलगिरी जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1986 में घोषित किया गया था। और भारत के 18 बायोस्फीयर में 12 बायोस्फीयर जो है रिजर्व या यूनेस्को के मैन एंड द बाउंड्री MAB कार्यक्रम में भी शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। तो यह बोला गया था एडविन सैमुअल मंटेग्यू के द्वारा कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है। रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था और रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम जो था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था और रॉलेट एक्ट स्वतंत्रता को हनन करने वाला एक्ट था। रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता था। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का GDP कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यह 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोब पर मौजूद सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो इसमें जो भूमध्य रेखा है यह ग्लोब पर अवस्थित सबसे लंबी अक्षांश रेखा हो जाएगी। भूमध्य रेखा ग्लोब के ठीक बीच से गुजरने वाला काल्पनिक रेखा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के समय में हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे PV नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और PV नरसिम्हा राव का जो कार्यकाल था 1991 से लेकर के 96 तक था। और साथ ही याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायतों से संबंधित है और जो 74वां संविधान संशोधन है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है सीडोपोडिया डैश पर मौजूद
अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो स्यूडोपोडिया जो होती है यह अमीबा के ऊपर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना होती है। अमीबा एवं अन्य प्रोटोजोआ में संकुचनशील रिक्तिका का प्रमुख कार्य उत्सर्जन होता है और अमीबा को द्विविभाजन के कारण अमर जीव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो जो उपास्थि है वह वृक्क यानी किडनी में नहीं पाई जाती है। नाक, कान और कंठ में उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है और यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बने होते हैं। नेक्स्ट है धातु का परमाणु जब आयन में परिवर्तित होता है तो यह इलेक्ट्रॉन दान करता है और ऑक्सीकरण होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगा? तो यदि कोई टिड्डा जो है मेढक द्वारा खा लिया जाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है यह प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर होगा। यानी आहार श्रृंखला जैसे होता है कि पहले पादप होता है, पादप को टिड्डा खा जाएगा और फिर टिड्डा को मेढक खा जाएगा। नेक्स्ट है दो जीवों के मध्य परस्पर लाभदायक संबंध जो दोनों जीवों के लिए आवश्यक है कहलाता है। तो दो जीवों के लिए परस्पर लाभदायक संबंध जो दोनों जीवों के लिए आवश्यक होता है वह सहजीविता कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लाइकेन, शैवाल एवं कवक पर सहजीवी है, इनमें दोनों को लाभ होता है, तो यह सहजीविता का उदाहरण है। और परजीवी में एक जीव को लाभ और दूसरे को हानि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न होता है? तो यह होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसकी अधिकता से एग्रोमेगली नामक विकार होता है। और वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को कंट्रोल करता है और इसके कारण इसकी अधिकता से भीमकायता और एग्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं और इसके कारण मनुष्य की लंबाई सामान्यतः से बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा हड्डियां भारी व मोटी हो जाती है। और बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिसके कारण मनुष्य बौना भी हो सकता है। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होता है यह डीएनए अणु को विशिष्ट स्थल पर काटता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है और डीएनए को आपस में जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम उपयोगी होता है। डीएनए के प्रोटीन भाग को एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है 0.3 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। तो सोडियम जो होता है यह 23 ग्राम होता है। तो इस अभिक्रिया में अगर अभिक्रिया रिएक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O। तो आगे जाके बनेगा 2NaOH बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन इससे निष्कासित हो जाएगा जो 46 ग्राम होता है। तो आगे देखेंगे तो 46 ग्राम जो सोडियम होता है इससे मुक्त जो हाइड्रोजन होता है वह हो जाएगा 22,400 ml हो जाएगा। तो 0.23 ग्राम सोडियम से मुक्त हाइड्रोजन जो हो जाएगा वह 22,400 गुना 0.23 डिवाइडेड बाई 46 हो जाएगा जो कि 112 ml हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 112 ml। नेक्स्ट है परजीवी पौधे वे होते हैं जिन्हें एक कोशिका में विजातीय डीएनए प्रवेश कराकर और फिर उस कोशिका से पौधा बनाकर पैदा किया जाता है, उसे परजीवी पौधे कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। परजीवी कृषि में फसलों में इच्छित गुणों युक्त जीन जैसे कीट प्रतिरोधकता, शाकनाशी इत्यादि को गुणों को प्रवेश कराया जाता है, इसे परजीवी पौधे बोलते हैं।
नेक्स्ट है अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा, लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है यदि ये क्रमशः FV, FG और FR हो तो निम्न में से कौन सा सही होगा। तब सही हो जाएगा FB जो होगा छोटा होगा FR से, ऑप्शन C जो हो जाएगा सही हो जाएगा। बैगनी रंग के प्रकाश अभिसारी लेंस द्वारा कम दूरी पर लाल रंग के सापेक्षित फोकसित होते हैं, जिसका फोकसन जितना अधिक दूरी पर होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है यदि एक वर्णांध महिला किसी सामान्य दृष्टि के पुरुष से विवाह करे तो उनके जो पुत्र होंगे वह सभी वर्णांध होंगे, ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। वर्णांधता X गुण सूत्र संलग्न गुण है, इसके उनके सभी पुत्र वर्णांध और पुत्रियां इसकी वाहक होंगी। नेक्स्ट है जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिवाक्य को कहते हैं। तो जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो इस अधिवाक्य को राजस्व घाटा बोलते हैं। और राजस्व घाटा का एक नई अवधारणा है जिसे पहली बार 2011-12 के संगठित बजट में इस्तेमाल किया गया था।